सोचिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक ऐसा दृश्य उभरता है, एक सौम्य सुबह की शुरुआत, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला अमेरिकी फैसला, भारत पर लगाए गए 50% का टैरिफ, जिसने एक झटके जैसा असर डाला। ये कोई साधारण घोषणा नहीं है, ये 25% सामान्य टैरिफ के ऊपर और 25% का टैरिफ, जो इसके पीछे के राजनयिक तनावों को उजागर करता है, खासकर भारत की रूसी तेल खरीद पर अमेरिका का गुस्सा। इस एक कदम से सिर्फ सरकारों के बीच तनाव बढ़ा नहीं, 55% तक के भारतीय वार्षिक निर्यात, टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, फुटवियर, रसायन और अन्य श्रमिक आधारित क्षेत्रों, जो करोड़ों नौकरियों के लिए रोजगार का अर्थ रखते हैं। अब जरा उस पल को महसूस करें, उभरता रुपया, गिरते सेंसेक्स और निफ्टी, वो रिकॉर्ड गिरावट जिसने हर भारतीय निवेशक की नींद उड़ा दी। प्रधानमंत्री की गृहभूमि गुजरात की छोटी अर्थव्यवस्था से लेकर हर सड़क किनारे खड़ी फैक्ट्री तक चिंतित नजर आई। बेशक सरकार ने जल्दी ही कदम उठाने का ऐलान किया, निर्यात को विविध करने, कारोबारियों को वित्तीय सहायता देने और नई व्यापार नीतियां अपनाने का वादा किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही यह आर्थिक धक्का महसूस हुआ, प्रधानमंत्री एक उच्च जोखिम डिप्लोमेसी मिशन पर निकल पड़े। वह 3 महाशक्तियों जापान, चीन और रूस के साथ नए गठबंधनों की तलाश में थे। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसकी रणनीति सतह से कहीं गहरी थी। पहला पड़ाव था जापान, जहां सुरक्षा और प्रौद्योगिकी की साझा चिंता को और गहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के नेतृत्व ने रक्षा सहयोग अपग्रेड करने का निर्णय लिया। अब संयुक्त संरक्षण अभ्यास, नीति परामर्श और तकनीकी हस्तांतरण पर काम होगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर और मोबाइल साझेदारी पर कदम बढ़ रहे हैं। क्या यह यात्रा सिर्फ आर्थिक नुकसान का इलाज करने का तरीका है, या भारत को फिर से स्थापित करने की कवायद? क्या यह भारत का एशिया फोकस्ड बैलेंसिंग एक्ट है, जहां वह अमेरिकी झटकों से बचते हुए चीन, रूस, जापान के तिकोन में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है? उसी दौरे के दौरान चीन के साथ बंद दरवाजों के पीछे गहरे समझौते हो रहे हैं, और रूस, जहां ऊर्जा और रक्षा की रणनीतियां चर्चा का हिस्सा है। इन बैठकों के पीछे की रणनीति, विशेषकर ऊर्जा और सैन्य सहयोग, दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकती है। तो क्या एशिया मिलकर वॉशिंगटन को मात देने की तैयारी में है? और अगर यह रणनीति काम कर गई, तो क्या यह पहल दिल्ली को नए ग्लोबल पावर सेंटर में बदल सकती है? परिणामों का असर सीधा आम नागरिकों और निवेशकों पर पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यह भूचाल थमने लगता है, एक और योजना उभरकर सामने आती है, जहां अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ राष्ट्र का नया चेहरा बन सकता है। आज ही 28 अगस्त 2025 को कैबिनेट ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक बिड मंजूर की। यह सिर्फ खेल नहीं, यह एक नेशन निर्माण प्रयोग है। यह कदम युवा प्रतिभा, रोजगार और गर्व को बढ़ाने का प्रयास है। अहमदाबाद की कैंडिडेचर 2036 ओलंपिक्स के सपने का पहला संकेत माना जा रहा है। यह केवल खेल आयोजन नहीं, हरियाली, रोजगार और पर्यटन का नया नक्शा तैयार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह कदम राष्ट्रीय गौरव और युवा प्रेरणा देगा। पर उसी दिन 28 अगस्त एक बड़ा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म A23 ने कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उनका दावा है कि स्किल बेस्ड गेम्स को अपराध घोषित करना असंवैधानिक है, जिसने 70 मिलियन से अधिक खिलाड़ियों वाले एक लेजिटिमेट व्यवसाय को रातों रात असंवैधानिक करार दिया। ड्रीम 11 जैसे दिग्गजों ने 95% तक अपनी आय खो दी, लेकिन A23 ने आवाज उठाई। क्या यह भारत के डिजिटल यूथ इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व नहीं करती? ये केवल एंटरटेनमेंट का मामला नहीं, ये नौकरियों, अर्थव्यवस्था और इंडिविजुअल राइट्स का प्रश्न है। A23 की अगली सुनवाई 30 अगस्त को तय की गई है। यह सिर्फ कानूनी मुकदमा नहीं रह जाएगा, यह एक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न का रूप ले लेगा। क्या यह विरोधाभास नहीं है? खेलों के जरिए विश्व में उभरना और डिजिटल युवा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते रहना। एक तरफ खेल और राष्ट्रीय गौरव, दूसरी तरफ डिजिटल प्रतिबंध और सामाजिक प्रतिबद्धता। और जब A23 अदालत में चुनौती दे रहा है, 30 अगस्त की सुनवाई निर्णायक हो सकती है। युवा निवेशक के रूप में आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन घटनाओं का असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा। सरकार ने उपायों का वादा किया, निर्यात विविध करना, वित्तीय सहायता और खेल आधारित निवेश। ये कदम कुछ क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते हैं, पर निश्चितता नहीं। अंततः निर्णय अदालतों, बाजारों और सार्वजनिक नीति पर निर्भर करेंगे। ये एक समय है जब भारत के लिए बड़े निर्णय, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, एक साथ आकार ले रहे हैं। और आप युवा निवेशक इन सूक्ष्म कलापों और बड़े फैसलों के बीच अपनी रणनीति कैसे तैयार करेंगे?
क्या ये कदम भारत को नया वैश्विक केंद्र बनाएंगे या यह केवल अस्थायी भूचाल है? अब फैसला समय का है। नजर रखिए, समझिए और सूचित निर्णय लीजिए। अब निगाहें टिकी हैं जापान की ओर। टोक्यो में अचानक सुरक्षा एजेंसियों की हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि जापानी खुफिया तंत्र को चीन और उत्तर कोरिया से जुड़े कुछ साइबर अटैक के सुराग मिले हैं। रातों रात कई सरकारी वेबसाइट्स को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई और संसद में प्रधानमंत्री किशिदा ने भी साफ कहा कि जापान को अब तकनीकी युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। सवाल ये उठता है, क्या जापान डिजिटल जाल में फंस चुका है या फिर वह समय रहते इस खतरे को मात दे पाएगा? इसी बीच एक और दिलचस्प घटना सामने आई। यूरोप में नेटो की गुप्त बैठक। ब्रसेल्स से आई रिपोर्ट बताती है कि सदस्य देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक नई रणनीति पर चर्चा की है। कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की मिसाइलों की गुप्त आपूर्ति भी शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो रूस की सुरक्षा सीमा पर सीधे खतरा मंडराएगा। क्या नेटो सचमुच एक छुपा दांव खेलने जा रहा है या फिर यह सिर्फ रूस पर दबाव बनाने का एक मनोवैज्ञानिक खेल है? इसके बाद रुख मोड़ते हैं मध्य पूर्व की ओर, जहां ईरान और इजराइल का तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। तेहरान से मिले सूत्र बताते हैं कि ईरान ने अपनी मिसाइल टेस्टिंग तेज कर दी है, जबकि इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह टकराव और गहरा हुआ तो पूरा मध्य पूर्व बारूद के ढेर में बदल सकता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह तनाव किसी बड़े युद्ध की भूमिका बना रहा है? और अब नजर डालते हैं भारत की पड़ोसी सीमा नेपाल पर। वहां राजनीतिक अस्थिरता ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। काठमांडू से खबर है कि गठबंधन सरकार टूटने के कगार पर है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भड़कने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन और भारत दोनों ही नेपाल की राजनीति पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। क्या नेपाल अगला भू राजनीतिक मोहरा बनने वाला है? दोस्तों, जब एशिया से लेकर यूरोप और मध्य पूर्व तक हर जगह आग सुलग रही हो, तो सवाल यह उठता है, क्या दुनिया एक नए शीत युद्ध में प्रवेश कर रही है या फिर ये सारी घटनाएं किसी और भी बड़े ग्लोबल गेम की तैयारी है? और अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, आने वाले हफ्तों में कौन सा मोर्चा सबसे बड़ा धमाका करेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये रहस्यमय अंतरराष्ट्रीय अपडेट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको रोजाना दुनिया की सबसे ताजा और गुप्त खबरें सिनेमैटिक अंदाज में सबसे पहले मिले।